हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोर एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अपना प्रीवियस टॉपिक दैट इज स्टेट्स ऑफ मैटर को कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो हमने लास्ट क्लास में सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ा था। जिसमें हमने क्या देखा था कि सॉलिड स्टेट सब्सटेंस की वो स्टेट होती है जिसमें सब्सटेंस का शेप और वॉल्यूम क्या रहता है, फिक्स रहता है। ठीक है, that is the state of matter in which the shape and volume remains fixed, है ना। तो ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। ठीक है, अब सॉलिड स्टेट में शेप और वॉल्यूम फिक्स क्यों रहता है, तो उसका रीजन ये है कि सॉलिड स्टेट में सब्सटेंस के पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी हाई होता है। ठीक है, ड्यू टू हाई इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। समझ में आई बात? ठीक है, जैसे कि एग्जांपल डस्टर है, तो डस्टर में पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है वो क्या है, काफी हाई है। मीन्स डस्टर के पार्टिकल्स ने एक दूसरे को बहुत तरीके से पकड़ के रखा है। ठीक, तो अगर हम इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, तो एक्सटर्नल फोर्स लगाने पर उन पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आसानी से नहीं टूटेगा। अब अगर आसानी से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं ब्रेक होगा या फिर उनके बीच में जो बॉन्डिंग है, पार्टिकल्स के बीच में जो बॉन्डिंग है वो काफी स्ट्रांग होने की वजह से उस बॉन्डिंग को हम आसानी से ब्रेक नहीं कर सकते। तो इसी वजह से उनका जो शेप है, मतलब सॉलिड ऑब्जेक्ट का जो शेप है वो क्या रहता है, फिक्स रहता है, और साथ ही साथ वॉल्यूम भी चेंज नहीं होता। मीन्स ना तो वो श्रिंक होते हैं ना तो वो एक्सपांड होते हैं नॉर्मल कंडीशन में। तो इस वजह से उनका वॉल्यूम भी क्या है, चेंज नहीं होगा। आई बात समझ में? चलिए, तो ये हुआ कॉन्सेप्ट किसका, शेप और वॉल्यूम के फिक्स होने का। ठीक है, फिर हम डिस्कस करेंगे सॉलिड ऑब्जेक्ट के इंटर पार्टिकल स्पेस की। इंटर पार्टिकल स्पेस। अब आप इस बात को खुद ही सोचो कि सॉलिड ऑब्जेक्ट में पार्टिकल्स जो है बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं, मतलब पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं। अब अगर पार्टिकल्स बहुत पास पास होंगे तो उस सिचुएशन में पार्टिकल्स के बीच में जो गैप होगा वो क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा या फिर बहुत कम होगा। जीरो तो नहीं मान सकते क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में कुछ ना कुछ इंटर पार्टिकल स्पेस तो होते हैं। ठीक, बट सॉलिड ऑब्जेक्ट में इंटर पार्टिकल स्पेस नेग्लिजिबल अमाउंट मीन्स बहुत बहुत कम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मीन्स इंटर पार्टिकल स्पेस इज very less। ठीक है, ड्यू टू क्लोज पैकिंग, ड्यू टू क्लोज पैकिंग सॉलिड ऑब्जेक्ट और पार्टिकल्स क्या है, क्लोजली पैक्ड रहते हैं। इस वजह से पार्टिकल्स के बीच में गैप बहुत कम है। ठीक है, फिर अगली प्रॉपर्टी को डिस्कस करें तो वो है इंटर पार्टिकल मोशन। इंटर पार्टिकल मोशन। अब इंटर पार्टिकल मोशन मीन्स पार्टिकल कितना मूव कर रहे हैं, कितना स्पीडली मूव कर रहे हैं। ठीक है,
तो बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि सॉलिड ऑब्जेक्ट में पार्टिकल्स ऑलमोस्ट स्टेशनरी रहते हैं, मीन्स वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म करते हैं, इधर से उधर मूव नहीं करते। इसका मीन्स कि सॉलिड ऑब्जेक्ट में पार्टिकल्स का मोशन नेग्लिजिबल अमाउंट में होता है या फिर बहुत कम होता है। ठीक है, तो इंटर पार्टिकल मोशन में क्या होगा, वेरी वेरी लेस। ठीक है, अब मोशन क्यों परफॉर्म नहीं कर पा रहे पार्टिकल्स, क्योंकि उनके बीच में मीन्स पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है वो काफी हाई लग रहा है। अब अगर पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर काफी हाई है तो पार्टिकल्स इधर उधर सेपरेट नहीं होंगे या फिर इधर उधर भागेंगे नहीं। ठीक है, अब अगर पार्टिकल्स इधर उधर नहीं भागेंगे तो मोशन में नहीं है, और मोशन में नहीं है तो इंटर पार्टिकल मोशन भी क्या है, बहुत कम है। ठीक है, फिर हम इंटर पार्टिकल मोशन के नेग्लिजिबल अमाउंट में होने की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स मीन्स सॉलिड स्टेट में सब्सटेंस के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, नेग्लिजिबल होगी, क्योंकि मोशन ही नहीं है। ठीक है, यहां पर नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल। ठीक है, चलिए अब एक और प्रॉपर्टी पर हम डिस्कस करते हैं। दैट इज डेंसिटी। अब डिस्कस करेंगे डेंसिटी के बारे में। तो डेंसिटी मीन्स घनत्व। घनत्व किससे रिलेटेड है, घनेपन से। ठीक है, हरा भरा घना, काफी ज्यादा घना है। ठीक है, इस तरीके से आबादी, जैसे पॉपुलेशन की डेंसिटी कहीं पे ज्यादा है कहीं पे कम है। ठीक है, तो डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व। ठीक, अब इसको एक फिजिकल एग्जांपल समझो। मान लो हमारे पास इतना स्पेस है, ठीक है, या फिर इतना वॉल्यूम है, उसमें इस तरीके से कुछ पार्टिकल्स प्रेजेंट है। ठीक है, फिर दूसरे केस में ऑलमोस्ट स्पेस, इस पर्टिकुलर स्पेस और इस पर्टिकुलर स्पेस की वैल्यू सेम है, मीन्स दोनों जगह, दोनों ही केस में सेम स्पेस है, अवेलेबल स्पेस सेम। यहां पर कुछ पार्टिकल्स हैं, फिर यहां पर कुछ पार्टिकल्स हैं। अब दोनों में डिफरेंस नजर आ रहा है कि सेम स्पेस में, सेम वॉल्यूम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है, डिफरेंट है। यहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा है और यहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम है, मीन्स इस पर्टिकुलर स्पेस का घनापन ज्यादा है और इस पर्टिकुलर स्पेस का घनापन कम है, मीन्स यहां की डेंसिटी ज्यादा है और यहां की डेंसिटी कम है। ठीक है, तो डेंसिटी किससे रिलेटेड होता है, वॉल्यूम और क्वांटिटी ऑफ मैटर, दैट इज मास से रिलेटेड होता है। ठीक है, और वो रिलेट किस तरीके से होता है, तो वो होता है दैट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, मीन्स density can be defined as mass per unit volume of the substance is known as density. ठीक है, चलिए अब सॉलिड ऑब्जेक्ट की डेंसिटी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए कि ज्यादा होनी चाहिए। तो ऑब्वियस बात है, सॉलिड ऑब्जेक्ट में पार्टिकल्स यूनिट स्पेस में काफी ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। काफी ज्यादा प्रेजेंट क्यों होते हैं, क्योंकि पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं। अब अगर पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड है तो काफी पास पास है, और काफी पास पास होने की वजह से एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में या फिर स्पेस में ज्यादा पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, और अगर ज्यादा पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे तो मास भी ज्यादा होगा, और अगर मास ज्यादा हुआ तो ऑब्वियस ही बात है डेंसिटी भी क्या होने वाली है, ज्यादा होने वाली है। ठीक है, मीन्स
डेंसिटी ऑफ सॉलिड, डेंसिटी of solid is high, means solids have high density. ठीक है, फिर वो अलग बात है कि अलग अलग सॉलिड सब्सटेंस की डेंसिटी भी अलग अलग होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये चॉक है, तो चॉक की डेंसिटी और आयरन की डेंसिटी दोनों में डिफरेंस होगा। ठीक है, फिर डस्टर है, तो डस्टर की डेंसिटी और इस प्लास्टिक पेन की डेंसिटी डिफरेंट डिफरेंट होगी, मीन्स डिफरेंट डिफरेंट सॉलिड्स की डेंसिटी भी डिफरेंट डिफरेंट होती है। ठीक है, चलिए ये हुआ कॉन्सेप्ट ऑफ डेंसिटी। फिर नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है, तो कंप्रेसिबिलिटी मीन्स एबिलिटी टू कंप्रेस, मीन्स हम किसी ऑब्जेक्ट को पुश करके कंप्रेस कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, तो अगर कोई पर्टिकुलर सब्सटेंस को पुश किया जाए और पुश करने पर वो अगर सिकुड़ जाए, श्रिंक हो जाए, तो मीन्स क्या हो चुका है, वो कंप्रेस हो चुका है, मीन्स उसके पास कंप्रेस होने की एबिलिटी है। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, कंप्रेसिबल सब्सटेंस बोलेंगे। और किसी सब्सटेंस को पुश करने पर वो अगर कंप्रेस ना हो तो क्या कहलाएगा, इनकंप्रेसिबल कहलाएगा। ठीक, फॉर एग्जांपल हमारे पास डस्टर है, तो डस्टर को अगर मैं पुश करूं, इस तरीके से पुश करूं, तो ये कंप्रेस नहीं हो रहा। ठीक है, तो कंप्रेस नहीं हो रहा मीन्स ये कैसा है, इनकंप्रेसिबल है। ठीक है, फिर वैसे ही ये हमारे पास चॉक है, तो चॉक को भी मैं पुश कर रहा हूं, तो पुश करने पर ये कंप्रेस नहीं होगा, मीन्स ये भी क्या है, इनकंप्रेसिबल है। मीन्स सॉलिड ऑब्जेक्ट्स कैसे होते हैं, इनकंप्रेसिबल नेचर के होते हैं। ठीक है, तो वी कैन से दैट सॉलिड्स आर इनकंप्रेसिबल इन नेचर। तो कंप्रेसिबिलिटी मीन्स एबिलिटी टू कंप्रेस, मीन्स हम सब्सटेंस को अगर कंप्रेस करके उसके वॉल्यूम में चेंजेस ला सके या फिर शेप में चेंजेस ला सके तो वो क्या कहलाएगा, कंप्रेसिबल कहलाएगा। लेकिन हम अगर किसी ऑब्जेक्ट को पुश करेंगे या फिर कंप्रेस करेंगे तो उसके वॉल्यूम में अगर चेंजेस नहीं आ रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, इनकंप्रेसिबल कहलाएगा। ठीक है, तो सॉलिड्स आर इनकंप्रेसिबल इन नेचर। ठीक है, अब इनकंप्रेसिबल क्यों, क्योंकि सॉलिड स्टेट में पार्टिकल्स ऑलरेडी काफी क्लोजली पैक्ड प्रेजेंट है, मीन्स ऑलरेडी पास पास प्रेजेंट है। अब अगर पार्टिकल्स काफी पास पास प्रेजेंट होंगे तो उनको और पास नहीं लाया जा सकता। क्यों, क्योंकि उनके बीच में गैप भी क्या है, काफी कम है। ठीक है, जैसे मान लो एक पार्टिकल यहाँ पर प्रेजेंट है और एक पार्टिकल यहाँ प्रेजेंट है, उनके बीच में जो गैप है वो काफी ज्यादा है। ठीक है, तो अभी उन पार्टिकल्स को पास पास लाया जा सकता है पुश करके। ठीक है, लेकिन अगर ऑलरेडी उन पार्टिकल्स के बीच में गैप अगर कम होगा तो और थोड़ी ना पास लाया जा पाएगा। ठीक है, तो सॉलिड ऑब्जेक्ट में पार्टिकल्स ऑलरेडी बहुत पास पास प्रेजेंट होते हैं, तो इसी वजह से उनको और पास पास नहीं लाया जा सकता कंप्रेस करके, और इसी वजह से वो कैसे होते हैं, इनकंप्रेसिबल नेचर के होते हैं। ठीक है, तो उसका रीजन क्या है, ड्यू टू क्लोज पैकिंग, ड्यू टू क्लोज पैकिंग एंड negligible inter particle space, negligible inter particle space, तो ये होगा रीजन इनकंप्रेसिबल नेचर का। ठीक है, चलिए तो इसको नोट कर लो, उसके बाद फिर हम
नेक्स्ट स्टेट पढ़ेंगे, दैट इज लिक्विड स्टेट। ओके, चलिए अब डिस्कस करेंगे हम लिक्विड स्टेट के बारे में। तो लिक्विड स्टेट सब्सटेंस या फिर मैटर की वो स्टेट होती है जिसमें सब्सटेंस का शेप तो चेंज हो सकता है बट वॉल्यूम क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। मीन्स द स्टेट ऑफ मैटर इन विच द शेप ऑफ द सब्सटेंस may change or gets changed but volume remains fixed is known as liquid state। ठीक है, तो लिक्विड स्टेट में indefinite shape, but definite volume। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल we have lots of example of liquid state। The most familiar example is water। ठीक है, फिर पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, अल्कोहल, ग्लिसरीन, ऑयल्स एटसेट्रा। ठीक है, ये जो सारे सब्सटेंस हैं वो सारे सब्सटेंस कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है इन सब्सटेंस को हम अलग अलग शेप के कंटेनर में इंट्रोड्यूस करेंगे तो उनका शेप भी क्या हो जाएगा, चेंज होता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब टाइप का या फिर सिलेंड्रिकल कंटेनर है, उसमें मैंने वाटर पोर किया, वाटर इंट्रोड्यूस किया। ओके, और वाटर को मैंने यहां तक फिलअप कर लिया। तो वाटर में इस टेस्ट ट्यूब या फिर कंटेनर का शेप क्या कर लिया, गेन कर लिया। ठीक है, और इसने इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया, इतना स्पेस ऑक्यूपाई किया। ठीक है, तो अभी इसका शेप ऐसा है, बट अगर मैं इस टेस्ट ट्यूब से वाटर को इस कोनिकल फ्लास्क में इंट्रोड्यूस कर दूं तो जो वाटर का शेप है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और वाटर इस फ्लास्क के शेप को गेन कर लेगा। वाटर जो है इस फ्लास्क के शेप को गेन कर लेगा। मीन्स वाटर का शेप क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। लेकिन वाटर ने जितना वॉल्यूम यहाँ ऑक्यूपाई किया था उतना ही वॉल्यूम यहाँ भी ऑक्यूपाई किया होगा। ठीक है, मीन्स वाटर का वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है लेकिन शेप चेंज हो रहा है। ठीक है, क्योंकि कौन सी स्टेट में, वो लिक्विड स्टेट में। ठीक है, फिर अब बात आती है कि लिक्विड स्टेट में सब्सटेंस का शेप क्यों चेंज हो जाता है और वॉल्यूम क्यों फिक्स रहता है। तो उसका रीजन क्या है, तो उसको समझते हैं अपन। ठीक है, तो देखो लिक्विड सब्सटेंस के पास प्रॉपर्टी होती है प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइडिटी। लिक्विड्स के पास फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी होती है। फ्लूइडिटी मीन्स एबिलिटी टू फ्लो होने की टेंडेंसी होती है किसके पास, लिक्विड्स के पास। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि पानी बह रहा है, तेल बह रहा है, ठीक है, केरोसिन बह रहा है, पेट्रोल बह रहा है, मीन्स लिक्विड सब्सटेंस क्या होते हैं, फ्लो होते हैं। ठीक है, और फ्लो होने की वजह से वो अपना शेप क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। मीन्स जिस भी शेप के कंटेनर में उसको इंट्रोड्यूस किया जाए लिक्विड को, वो उस कंटेनर का शेप क्या कर लेगा, गेन कर लेगा। किस तरीके से, फ्लो होकर। ठीक है,
अब फ्लो होने का रीजन क्या है? तो फ्लो होने का रीजन ये है कि लिक्विड स्टेट में पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सॉलिड स्टेट के कंपैरिजन में क्या होता है? कम होता है। ठीक है, और वो एक पर्टिकुलर स्पेस में पार्टिकल्स इधर से उधर रैंडमली मूव करते रहते हैं। ठीक है, इट जस्ट फॉर एग्जांपल एक एम्प्टी रूम है, एक खाली रूम है ना। अब उस खाली रूम में क्या हो रहा है कि 20 लोग अंदर आ चुके हैं। उस खाली रूम में 20 लोग अंदर आ चुके हैं। ठीक है, अब वो जो 20 लोग हैं वो 20 के 20 लोग क्या हो रहे हैं? इधर उधर मूव कर रहे हैं। ठीक है, मतलब हॉच पॉच मचा रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं। ठीक है, तो उस टाइप का कुछ कॉन्सेप्ट है। तो उनको जो भी स्पेस मिल जितना भी जो भी शेप मिल रहा है वो क्या कर रहे हैं? उसको गेन कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन वो जो लोग वहां पे थे वो लोग एक दूसरे से सेपरेट नहीं हो रहे, मीन्स अलग नहीं हो रहे, कमरे से बाहर नहीं निकल रहे हैं। वो जस्ट क्या है? कमरे के अंदर ही है, उस कमरे का पार्ट है, लेकिन वो उस कमरे के अंदर ही इधर उधर मूव कर रहे हैं। तो वैसा ही कुछ कॉन्सेप्ट होता है लिक्विड स्टेट में। मीन्स लिक्विड स्टेट में जो पार्टिकल्स हैं वो रैंडमली इधर उधर मूव करते रहते हैं, लेकिन साथ में ही प्रेजेंट रहते हैं, एक साथ इकट्ठे प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो कोई पार्टिकल इधर जाते हैं, कोई पार्टिकल इधर, कोई पार्टिकल इधर, कोई पार्टिकल इधर, कोई पार्टिकल इधर, इधर उधर। ठीक है, लेकिन सब इकट्ठे रहते हैं। आगे बात समझ, एक साथ ही प्रेजेंट रहेंगे। ठीक, इस वजह से इनका जो वॉल्यूम है वो फिक्स रहता है, लेकिन शेप क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये फ्लो हो सकता है। ठीक है, और फ्लो क्यों हो सकती है? क्योंकि पार्टिकल्स के पीछे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड स्टेट के कंपैरिजन में कम होता है, और सॉलिड स्टेट में पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना हाई होता है कि पार्टिकल्स एक दूसरे को छोड़ के नहीं भागते। ठीक है, मीन्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस में नहीं जाते। ठीक है, लेकिन लिक्विड स्टेट में क्या होता है? लिक्विड का एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल की स्पेस को क्या कर लेता है? ऑक्यूपाई कर लेता है, मतलब इधर उधर मूव करता रहेगा। इस वजह से उनके पास फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, चलिए फिर फ्लूइडिटी किस पर डिपेंड करेगी? तो फ्लूइडिटी डिपेंड करेगी पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है। तो जिस लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो उस पर्टिकुलर लिक्विड की फ्लूइडिटी कम होगी, मीन्स उसके फ्लो होने की टेंडेंसी कम होगी। और जिस लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगा तो उस टाइप के लिक्विड की फ्लूइडिटी क्या होगी? हाई होगी। मीन्स हम क्या कह सकते हैं? फ्लूइडिटी is inversely proportional to interparticle force of attraction। ठीक है, तो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज्यादा होगा तो फ्लूइडिटी कम होगी, और अगर इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो फ्लूइडिटी ज्यादा होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल फ्लूइडिटी ऑफ वाटर एंड हनी भी लिक्विड स्टेट में, वाटर भी लिक्विड स्टेट में, तो दोनों की फ्लूइडिटी को कंपेयर करो तो ऑब्वियस बात है हनी की फ्लूइडिटी कम होगी, वाटर की फ्लूइडिटी ज्यादा होगी। तो ये रिलेशन होगा। ठीक है, तो हम बड़ी आसानी से फ्लूइडिटी को लिक्विड के रिस्पेक्ट में समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब और बातें करते हैं लिक्विड स्टेट के बारे में। लिक्विड स्टेट के स्पेक्ट में इंटर पार्टिकल फोर्स क्या होगा? कम होगा। किसके कंपैरिजन में? लेस देन सॉलिड।
इंटर पार्टिकल स्पेस। इंटर पार्टिकल स्पेस की बात करते हैं, मींस मैटर के पार्टिकल्स के बीच में जो वॉइड्स है ना। तो सॉलिड स्टेट पे तो पार्टिकल्स काफी क्लोजली पैक्ड थे, इस वजह से उनके बीच में गैप काफी कम है। लेकिन जब सॉलिड ऑब्जेक्ट लिक्विड स्टेट में आता है तो उनके पार्टिकल्स के बीच में जो गैप है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, मतलब बहुत ज्यादा भी नहीं बढ़ता, थोड़ा बहुत ही बढ़ता है। ठीक है, मींस इंटर पार्टिकल स्पेस इज स्लाइटली more than solid, means solid की कंपैरिजन में लिक्विड स्टेट में इंटर पार्टिकल स्पेस क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, चलिए फिर डेंसिटी। डेंसिटी की बात करें, अब थोड़ा सा पार्टिकल्स के बीच में गैप थोड़ा सा बढ़ा तो लिक्विड ने ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया। अब अगर लिक्विड ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा तो डेंसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब एक पर्टिकुलर सॉलिड ऑब्जेक्ट है, वो सॉलिड ऑब्जेक्ट लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, तो उस सिचुएशन में पर्टिकुलर मास का वॉल्यूम बढ़ रहा है, मींस मास चेंज नहीं हो रहा लेकिन वॉल्यूम चेंज हो रहा है। और चेंजेस क्या आ रहे हैं कि वॉल्यूम में इंक्रीमेंट हो रहा है। अब अगर वॉल्यूम में इंक्रीमेंट होगा तो डेंसिटी क्या आएगी, थोड़ी सी कम आएगी। मींस लिक्विड स्टेट की डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। किसके कंपैरिजन में, सॉलिड के कंपैरिजन में, लेस देन सॉलिड्स। ठीक है, तो कुछ एक्सेप्शंस वगैरह भी होते हैं, वो सब आगे चल के धीरे धीरे आप लोग समझते जाओगे। बट इन जनरल लिक्विड्स की डेंसिटी सॉलिड से कम होती है। ठीक है, चलिए फिर बात करेंगे इंटर पार्टिकल मोशन की। इंटर पार्टिकल मोशन, तो लिक्विड स्टेट में पार्टिकल्स रैंडमली इधर उधर मूव करते रहते हैं। ठीक है, मींस लिक्विड स्टेट में इंटर पार्टिकल मोशन अच्छा खासा होता है, मींस सॉलिड स्टेट के कंपैरिजन में तो अच्छा ही होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, तो इंटर पार्टिकल मोशन इज मोर देन सॉलिड। ठीक है, मींस लिक्विड स्टेट में पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मींस बॉन्डिंग है, वो बनते रहती है, ब्रेक होती रहती है, बनते रहती है, ब्रेक होते रहती है, जिस वजह से पार्टिकल्स इधर से उधर मूव करते रहते हैं। ठीक है, स्टेशनरी नहीं रहते। ठीक है, चलिए फिर अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे लिक्विड स्टेट की, दैट इज वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी, अब वॉलेटिलिटी का मीनिंग क्या है, तो वॉलेटिलिटी बना है वॉलेटाइल वर्ड से, और वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है, एबिलिटी टू फॉर्म वेपर। ठीक है, मींस लिक्विड की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से लिक्विड वेपर स्टेट में जाने की टेंडेंसी रखता है, जिसे क्या कहा जाता है, वॉलेटिलिटी कहा जाता है। ठीक है, मींस एबिलिटी टू फॉर्म वेपर। ठीक है ना, अब जैसे एग्जांपल लो, एक कंटेनर में हनी रखा है और दूसरे कंटेनर में वाटर रखा है।
ठीक है, और उसको खुले स्पेस में छोड़ दो। तो आप लोग कुछ समय के बाद या फिर एक दिन के बाद जब देखोगे तो वाटर वहां पे आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन हनी वहां पे आप लोगों को नजर आएगा। वाटर क्यों नजर नहीं आएगा? क्योंकि वाटर क्या हो चुका है, वेपोराइज हो चुका है। क्यों? क्योंकि वेपर के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हनी के कंपैरिजन में कम था, इस वजह से वाटर के पार्टिकल्स वेपर बन के क्या हो गए, उड़ गए, मतलब एनवायरमेंट में चले गए, ठीक है। लेकिन लिक्विड के बीच हनी के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिलेटिवली ज्यादा था, इस वजह से हनी के पार्टिकल्स कम वेपोराइज हुए, इसलिए वहां पर वो प्रेजेंट है, हनी वहां पर प्रेजेंट है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि वॉलेटिलिटी भी डिपेंड करती है इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। तो जिस लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होगा, उस लिक्विड की वॉलेटिलिटी क्या होगी, कम होगी। क्यों? क्योंकि उनके पार्टिकल्स कम वेपोराइज होंगे। पार्टिकल्स के बीच में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो पार्टिकल्स एक दूसरे को छोड़ के क्यों जाएंगे, वो तो एक साथ इकट्ठे प्रेजेंट रहेंगे ना, एक दूसरे को होल्ड करके रखेंगे, होल्ड करके रखना चाहेंगे, तो वेपोराइज क्यों होना चाहेंगे, मीन्स वेपोराइज कम होना चाहेंगे, और वेपोराइज कम होना चाहेंगे तो वॉलेटिलिटी भी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो वॉलेटिलिटी is inversely proportional to inter particle force of attraction। मीन्स इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर हाई हुआ तो वॉलेटिलिटी कम होगी, मीन्स वेपर कम बनेगी, क्योंकि वेपर आसानी से नहीं बन पाती है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स एक दूसरे को होल्ड करके रखेंगे हाई इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, ठीक है। और अगर इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुआ तो वॉलेटिलिटी ज्यादा होगी, ठीक है। चलिए अब डिस्कस करते हैं लिक्विड की एक और प्रॉपर्टी, दैट इज विस्कोसिटी। ठीक है। अब विस्कोसिटी मीन्स टेंडेंसी टू अपोज the flow of liquid, means लिक्विड के फ्लो को अपोज करने वाली टेंडेंसी होती है विस्कोसिटी, ठीक है। विस्कोसिटी जो है विस्कस से बना हुआ टर्म है, विस्कस मीन्स गाढ़ापन, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं हनी, हनी क्या होता है, काफी ज्यादा गाढ़ा होता है, और वाटर उतना ज्यादा गाढ़ा नहीं होता, तो इस वजह से हनी आसानी से फैलता नहीं है, आसानी से फ्लो नहीं होता, लेकिन वाटर आसानी से फ्लो हो जाता है। क्यों? क्योंकि वाटर की विस्कोसिटी कम है और हनी की विस्कोसिटी ज्यादा है। तो विस्कोसिटी ज्यादा है, इसका मतलब फ्लो को अपोज करने की टेंडेंसी ज्यादा है, और फ्लो को अपोज करने की टेंडेंसी अगर ज्यादा है तो आसानी से फ्लो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो हनी की विस्कोसिटी ज्यादा होती है, मीन्स हनी के पास अब खुद के फ्लो को रोकने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, इस वजह से वो कम फ्लो होता है। बट अगर वाटर की बात करें तो वाटर की विस्कोसिटी हनी के रिलेटिव में या फिर हनी के रिस्पेक्ट में कम होती है। अब अगर हनी के रिस्पेक्ट में कम होती है तो उस वाटर की विस्कोसिटी कम है, मीन्स वाटर के फ्लो होने की टेंडेंसी ज्यादा है, या फिर वाटर के फ्लो को अपोज करने की टेंडेंसी कम है, ठीक है। वेरियस अलग अलग स्टेटमेंट है जो हम इस चीज से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि विस्कोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी मीन्स जिस लिक्विड की फ्लो होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, मीन्स फ्लूइडिटी ज्यादा होगी, उसकी विस्कोसिटी कम होगी।
और जिस लिक्विड की फ्लूइडिटी कम होगी मीन्स फ्लो होने की टेंडेंसी कम होगी तो उसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल हनी इज मोर विस्कस देन वाटर। हनी इज मोर विस्कस देन वाटर। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हुआ विस्कोसिटी का। ठीक है, तो इस तरीके से हमने डिस्कस किया लिक्विड स्टेट के बारे में कि लिक्विड स्टेट किसे कहा जाता है और लिक्विड स्टेट की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे गैसियस स्टेट। चलिए अब बात करेंगे हम मैटर की उस स्टेट की जो कि बिंदास होती है मीन्स गैसियस स्टेट। तो गैसियस स्टेट मैटर की वो स्टेट है जिस स्टेट में पार्टिकल्स इंडिपेंडेंट होते हैं मीन्स पार्टिकल्स का एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है। रिलेशन नहीं है बोलने का मतलब कि पार्टिकल्स फ्री होते हैं, फ्री टू मूव होते हैं। ठीक है, मीन्स उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल अमाउंट का होता है और इसी वजह से वो फ्री होते हैं। ठीक है, फिर हम अगर डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जाएं तो डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से द स्टेट ऑफ मैटर इन विच नाइदर शेप नॉर वॉल्यूम रिमेन्स फिक्स्ड मींस सब्सटेंस की वो स्टेट जिसमें सब्सटेंस का ना तो शेप फिक्स रहता है और ना ही वॉल्यूम फिक्स रहता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल वाटर वेपर। वाटर की जब वेपर बनती है तो वेपर उड़ जाती है और फ्री हो जाती है, पूरे एटमॉस्फेयर में फैल जाती है। ठीक है, फिर इंटेंस स्टिक स्मोक मीन्स अगरबत्ती जब जलाते हो आप लोग तो वहां से जो धुआं निकलता है तो वो धुआं भी गैस बन के क्या हो जाता है इधर उधर फैल जाता है। ठीक है, फिर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सेट्रा। ठीक है, तो वेरियस एग्जांपल है गैसेस स्टेट में जो सब्सटेंस एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि गैस का indefinite shape और indefinite वॉल्यूम होता है। ठीक है, गैस का इंडेफिनेट शेप और इंडेफिनेट वॉल्यूम। ठीक है, अब इसका रीजन क्या है? तो रीजन है ड्यू टू नेग्लिजिबल इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मीन्स गैसेस स्टेट में या फिर गैसेस में पार्टिकल्स के बीच में इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है या फिर नेग्लिजिबल होता है। इस वजह से गैसेस स्टेट के पार्टिकल्स सेपरेटेड रहते हैं और इधर उधर रैंडमली मूव करते रहते हैं। तो इसी वजह से उसको जिस भी कंटेनर में डाला जाए वो उस कंटेनर का शेप गेन कर लेता है और साथ ही साथ उस कंटेनर का पूरा वॉल्यूम जितना भी अवेलेबल स्पेस है कंटेनर में तो पूरा वॉल्यूम क्या कर लेगा? वो ऑक्यूपाई कर लेगा। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स फैल जाते हैं, पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, ठीक है, या फिर डिस्पर्स हो जाते हैं। तो जिस वजह से एक पर्टिकुलर स्पेस में जितना भी वॉल्यूम है उस पूरे वॉल्यूम को क्या कर लेंगे? वो ऑक्यूपाई कर लेंगे। और जब पूरे वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है शेप भी गेन कर लेंगे। ठीक है, तो शेप भी चेंज होगा और वॉल्यूम भी चेंज होगा। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब डिस्कस करते हैं
इंटर पार्टिकल स्पेस की। तो गैसेस स्टेट में पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल है, तो गैसेस स्टेट के पार्टिकल्स हमेशा क्या रहेंगे, सेपरेटेड रहेंगे। सेपरेटेड रहेंगे मीन्स दूर दूर प्रेजेंट रहेंगे। अब अगर पार्टिकल्स काफी दूर दूर प्रेजेंट है तो उनके बीच में गैप काफी ज्यादा है। अब अगर गैप काफी ज्यादा होगा तो उस सिचुएशन में जो इंटर पार्टिकल स्पेस है वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो इंटर पार्टिकल स्पेस इज वेरी लार्ज। ठीक है, अब इंटर पार्टिकल स्पेस में इंटर पार्टिकल स्पेस काफी ज्यादा होता है, तो इसी वजह से इनकी जो डेंसिटी है वो क्या होगी, वेरी लेस। क्यों? क्योंकि डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर पार्टिकल्स सेपरेटेड है, दूर दूर है, तो वो ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे। अब अगर ये ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे तो डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। मीन्स गैसियस स्टेट में डेंसिटी क्या होती है, बहुत कम होती है। ठीक है, फिर उसके बाद इंटर पार्टिकल मोशन। अब ऑब्वियस सी बात है, पार्टिकल्स के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लग रहा, इस वजह से पार्टिकल्स फ्री है, बिंदास है, तो वो इधर उधर फ्रीली मूव करेंगे, हाई स्पीड से मूव करेंगे। तो इसी वजह से उनका मोशन क्या होता है, काफी ज्यादा होता है। ठीक है, तो इंटर पार्टिकल मोशन इज वेरी हाई, और इसी वजह से काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस भी क्या होती है, हाई होती है। क्लियर सभी को? चलिए इतना नोट कर लो, फिर डिस्कस करेंगे एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दैट इज डिफ्यूजन। चलिए अब डिस्कस करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मैटर की, दैट इज डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, पार्टिकल्स का एक दूसरे में शामिल होना। ठीक है, या फिर सिंपल तरीके से समझो, मान लो चावल है और दाल है, तो हम दाल और चावल को आपस में सूखी ना बनेंगे नहीं, सूखी दाल और सूखा चावल दोनों को आपस में मिक्स कर दें तो क्या होगा, चावल के पार्टिकल्स दाल में चले जाएंगे और दाल के पार्टिकल्स चावल में चले जाएंगे। मीन्स वो क्या हो चुके हैं, इंटरमिक्स हो चुके हैं। ठीक है, तो इसी टाइप के इंटरमिक्सिंग वाले कॉन्सेप्ट को क्या नाम दिया गया है, डिफ्यूजन नाम दिया गया है। ठीक है, तो हम इसको सिंपल तरीके से समझ सकते हैं, इंटरमिक्सिंग ऑफ particles of one substance into other substance is known as diffusion. For example, यहाँ पर हमारे पास एक कंटेनर है जिसका एक पार्टीशन है और पार्टीशन के बीच में लॉक लगा हुआ है। ठीक है, तो लॉक की वजह से ए टाइप के पार्टिकल्स इस सेक्शन में प्रेजेंट है और बी टाइप के पार्टिकल्स इस सेक्शन में प्रेजेंट है। ठीक है, दो अलग अलग सेक्शंस हैं, दो अलग अलग पार्टीशंस हैं जो कि अभी फिलहाल क्या है, सेपरेटेड है ना। अब लेट सपोज ये गैस ए है और ये गैस बी है, तो जब हम इस लॉक को हटाएंगे तो लॉक को हटाने के बाद पार्टिकल्स के मोशन की वजह से इधर के पार्टिकल्स इधर आएंगे और इधर के पार्टिकल्स इधर आएंगे। मींस दोनों पार्टिकल्स एक दूसरे में क्या होंगे, मिक्सड अप होंगे। ठीक है, तो इस टाइप का कुछ नजर आएगा आप लोगों को कि कुछ बी के कुछ पार्टिकल्स इस पोर्शन में आ गए और ए के कुछ पार्टिकल्स इस पोर्शन में आ गए। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि पूरे के पूरे ए पार्टिकल्स उधर चले गए, पूरे के पूरे बी पार्टिकल्स इधर चले गए। ठीक है, मींस जब मिक्सिंग होगी तो मिक्सिंग होने पर इस पोर्शन में ए के पार्टिकल्स भी रहेंगे और बी के पार्टिकल्स भी रहेंगे, और उसी तरीके से इस पोर्शन में भी ए के पार्टिकल्स भी रहेंगे और बी के पार्टिकल्स भी रहेंगे। तो इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, डिफ्यूजन कहा जाता है। ठीक है, आप इसको सिंपल एग्जांपल से समझ सकते हो। आप एक ग्लास कंटेनर लो, ग्लास कंटेनर में वाटर फिलअप करो और फिर वाटर में बाहर से क्या डालो, इंक डालो, तो इंक जो है वो वाटर में जाकर क्या हो जाएगी, डिफ्यूज हो जाएगी और डिफ्यूज होकर पूरे वाटर में फैल जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से एक सब्सटेंस जब
दूसरे सब्सटेंस के पार्टिकल्स के बीच में इंटरमिक्स होता है तो उसी इंटरमिक्सिंग को क्या कहा जाता है, डिफ्यूजन कहा जाता है। अब डिफ्यूजन की वजह क्या है, तो डिफ्यूजन की वजह है इंटर पार्टिकल स्पेस और इंटर पार्टिकल मोशन। मीन्स एक पर्टिकुलर सब्सटेंस के पार्टिकल्स के बीच में इंटर पार्टिकल स्पेस होने की वजह से और साथ ही साथ इंटर पार्टिकल मोशन की वजह से पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं और जो खाली स्पेस है उनको ऑक्यूपाई करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर गैस ए के पार्टिकल्स थे, उन गैस ए के पार्टिकल्स के बीच में गैप्स हैं और गैस बी के पार्टिकल्स हैं, उनके बीच में भी गैप्स है, मीन्स इंटर पार्टिकल स्पेस है। तो उन्हीं इंटर पार्टिकल स्पेस में ए के पार्टिकल्स जाते हैं और इस पर्टिकुलर स्पेस में इंटर पार्टिकल स्पेस में बी के पार्टिकल्स आते हैं। और ये जाते क्यों है, क्योंकि वो मोशन में होते हैं। ठीक है, तो डिफ्यूजन के लिए दो मेन टर्म्स है, दो प्रॉपर्टी रिस्पॉन्सिबल है। तो एक है इंटर पार्टिकल स्पेस और दूसरा है इंटर पार्टिकल मोशन। ठीक है, तो डिफ्यूजन स्पेशली या फिर मेनली गैसियस स्टेट में देखी जाती है। लिक्विड स्टेट में भी डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी होती है और सॉलिड स्टेट में डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट की होती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये चौक था, चौक से जब हम इस बोर्ड पे लिख रहे हैं तो बोर्ड भी सॉलिड स्टेट में है और चौक भी सॉलिड स्टेट में है। तो चौक के पार्टिकल्स बोर्ड में क्या हो रहे हैं, डिफ्यूज हो रहे हैं और इस वजह से वहां पे जाकर चिपक रहे हैं। ठीक है, तो सॉलिड ऑब्जेक्ट में कहीं कहीं ही डिफ्यूजन देखा जाता है, बहुत ही कम लेवल का देखा जाता है। ठीक है, लेकिन गैसियस स्टेट में बहुत ही कॉमन है। ठीक, ओके, तो आज हमने डिस्कस किया सॉलिड स्टेट का कॉन्सेप्ट, लिक्विड स्टेट का कॉन्सेप्ट और गैसियस स्टेट का कॉन्सेप्ट। ठीक है, इन सारे कॉन्सेप्ट्स को वापस से रिवाइज करना, बुक्स वगैरह पढ़ना और सारी चीजों को मेमोराइज करके तीनों स्टेट के बीच में प्रॉपर्टीज के बेसिस में या फिर कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पर डिफरेंस बनाना है आप लोगों को। ठीक है, तो ये आज का होमवर्क है आप लोगों का कि आप लोगों को सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट के बीच में डिफरेंस बनाकर कमेंट करना है। ठीक है, और जो भी आप लोगों को डाउट होगा वो आप लोग डायरेक्टली कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, बाकी कॉन्सेप्ट्स हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर और उनका कन्वर्जन और स्टेट कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी सब बाद में। ओके, टाटा बाय बाय।